आखिर बक्सर के लोग क्या चाहते थे? क्या बक्सर के लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी आकर हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़े? मिथिलेश तिवारी को 4,08,254 वोट प्राप्त होते हैं। बक्सर लोकसभा में शायद लोगों को यह लगा होगा कि ये बाहरी हैं, हमारे क्षेत्र में ये विकास नहीं कर सकते हैं। हो सकता है लोगों ने ऐसा राय रखा होगा और लोगों को शायद अपने क्षेत्र के ही कैंडिडेट पसंद हो। अभी जिस लोकसभा की हम बात करते हैं ये लोकसभा बक्सर है, और बक्सर इतना हॉट सीट क्यों बना हुआ था इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। पहली मर्तबा एक वैसा विधायक जो एक दूसरे क्षेत्र से जाता है और दूसरे क्षेत्र में चुनाव लड़ता है और वहां से समझिए कि जीतते जीतते कुछ चंद वोटों से ये हार जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम बात उसी पूर्व विधायक की कर रहे हैं जिनका नाम है मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के पूर्व विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हैं और इन्हें पहली मर्तबा सांसद के रूप में बक्सर से टिकट दे दिया जाता है। बक्सर से मिथिलेश तिवारी के विपक्ष में सुधाकर सिंह चुनाव लड़ते हैं और भी बहुत सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन यहां आंकड़ा जो रहता है वो टसन टस का रहता है। लेकिन एक पहले बात जानिए कि आखिर बक्सर लोकसभा से किसको कितना वोट प्राप्त होता है, फिर हम बक्सर की राजनीति के बारे में बताएंगे, बक्सर के समीकरण के बारे में बताएंगे कि आखिर बक्सर के लोगों ने किस रूप में अपने प्रतिनिधि को चुना। आखिर बक्सर के लोग क्या चाहते थे? क्या बक्सर के लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी आकर हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़े? क्या बक्सर के लोगों ने यह विरोध कर दिया कि बाहरी को हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ? पहले यह माजरा हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रतिनिधि को आखिर कितना वोट प्राप्त हुआ। बक्सर से ये कुछ कैंडिडेट हैं जिस कैंडिडेट के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। ये कैंडिडेट आप सबसे छुपा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब समझिए कि नेम फेम वाले हैं। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं बक्सर से। राष्ट्रीय जनता दल से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। सुधाकर सिंह को जो वोट प्राप्त होता है 4,38,345 वोट मिलता है सुधाकर सिंह को। वही मिथिलेश तिवारी जो है भारतीय जनता पार्टी से, इन्हें पहली मर्तबा टिकट दिया जाता है। आपको बताते चले कि मिथिलेश तिवारी को 4,08,254 वोट प्राप्त होते हैं। वहीं पर अनिल कुमार को मिलता है 1,14,714 वोट के आसपास। फिलहाल हम दो लोगों की बात करते हैं, क्योंकि मिथिलेश तिवारी जो हैं बैकुंठपुर विधानसभा से, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा आता है बैकुंठपुर से ये पूर्व विधायक रहते हैं और यहां से ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहां से हार जाते हैं और यहां से प्रेम शंकर यादव जीतते हैं और फिर ये चुनाव लड़ते हैं आपके बक्सर लोकसभा से। हालांकि बक्सर लोकसभा में भी ये लगभग 30,000 वोटों का इनके पास अंतराल रहता है। 30,000 वोटों से ये हार जाते हैं और सुधाकर सिंह 30,000 वोटों से ये जीत जाते हैं। आखिर मामला बक्सर में क्या देखा जाता है? बक्सर में एक और सीट माना जाता है, एक आईपीएस रहते हैं, इन्हें आप लोग जानते होंगे, आनंद मिश्रा। ये आनंद मिश्रा को लगभग वोट मिला रहता है 47,409 के आसपास। हालांकि ये भी अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं, हालांकि हम इनका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आते हैं। हम लोग पार्टी विशेष की अभी बात कर रहे हैं। एक नंबर में आपके सुधाकर सिंह रहते हैं और दूसरे नंबर मिथिलेश तिवारी रहते हैं। पहली मर्तबा कोई विधायक एमपी का चुनाव लड़ता है और इतना वोट लाना शायद एक बहुत बड़ी विषय है, वो भी दूसरे क्षेत्र में जाकर। आइए हम लोग पहले बक्सर लोकसभा की रणनीति को समझते हैं। बक्सर लोकसभा में शायद लोगों को यह लगा होगा कि ये बाहरी हैं, हमारे क्षेत्र में ये विकास नहीं कर सकते हैं। हो सकता है लोगों ने ऐसा राय रखा होगा और लोगों को शायद अपने क्षेत्र के ही कैंडिडेट पसंद हो, इसलिए लोगों ने अपने कैंडिडेट को ही राष्ट्रीय जनता दल से वोट कर दिया और यहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीत जाते हैं और यहीं पर मिथिलेश तिवारी जो है वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचनी चाहिए कि किसी कैंडिडेट को उठाकर कहीं पर डाल देना क्या उचित है? क्या आपको लगता है कि ऐसे सांसद जो हैं वो क्षेत्र में विकास कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि
लोग केवल मोदी फैक्टर पर ही वोट दिए हैं? क्या आपने सोचा है? आखिर बक्सर लोकसभा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।